ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। कई बार इनका बयान चर्चा में आ चुका है। पहले एक बार इन्होंने कहा था कि मैं लहसुन ही नहीं खाती हूँ, प्याज नहीं खाती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है महंगाई से। अब इन पर एफआईआर दर्ज होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन पर एफआईआर दर्ज किया जाए। मैडम पर बहुत गंभीर आरोप है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के दिन धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। जहां नरेंद्र मोदी बाहर घिरे हुए हैं विपक्षी दलों से, वहीं पार्टी के अंदर आरएसएस ने भी नरेंद्र मोदी को करो या मरो का नारा ऑप्शन दिया है। या तो प्रधानमंत्री रहो या अध्यक्ष पद हमें दे दो, या अध्यक्ष पद रख लो तो प्रधानमंत्री के पद से हट जाओ। क्या है पूरी खबर ये भी बताऊंगा। ये हैं देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इनके भी दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। साहब ने आज एक वीडियो रील जारी किया जिसमें पेरू के ट्रेन को दिखा दिया गया है। तमाम सोशल मीडिया यूजर इनको लिख रहे हैं। जब से अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं, इनके बारे में एक दो कहावतें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। जैसे टीवी अखबार वाले वायरल नहीं करते हैं 400 पार, मोदी नहीं तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कौन। सोशल मीडिया पर अश्विनी वैष्णव के बारे में वायरल है कि छोटी घटना, जैसे ही कोई ट्रेन एक्सीडेंट, कहीं कोई ट्रेन में वारदात होती है, लोग उसको कहते हैं छोटी घटना है। और इनको रेल मंत्री नहीं रील मंत्री कहा जाता है। किसी ने संसद में भी ये बात कह दिया था, उसके बाद ये भड़क गए थे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पहले ही रोक लगा दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। अभी जिस तरह से नकली दवाइयाँ मिली है, उस पर भी लोग तंज कर रहे हैं कि भैया आप नकली दवाई बेच रहे हैं। दवाई नकली है लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड तो असली था। जिस कंपनी की दवाई नकली निकली है उसने बहुत सारे पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए थे, मतलब पार्टी को चंदा दिया था। सोचिए, नेहा राठौर ने लिखा है, टूटे सारे भ्रम धीरे धीरे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप है। इन्होंने किसके इशारे पर काम किया होगा, ये सबसे बड़ी खबर है जो हिंदुस्तान ने लगाया है। और इसके बाद इस तरह की तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, अब वो जमाना गया जब बड़ी खबरें लगानी होती थी, छोटी छोटी खबरें ही आपको बेनकाब कर देती है। और तमाम सोचिए, एबीपी न्यूज़ ने एक खबर छापी है, इसको पूरा मैं छोटे न्यूज़ में ही, आप कल सोशल मीडिया पर ट्विटर पर है, छोटी खबर। अब टीवी अखबार की जरूरत नहीं है। जो मारक काम कर रहा है ट्विटर, यूट्यूब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने आदेश दिया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद ने वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत में कहा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश की वित्त मंत्री द्वारा जबरन पैसे की वसूली की गई है। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन यह मामला कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश की केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुद्दा बन सकता है। तो निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर, चुनावी बॉन्ड से उगाही का आरोप है। इस तरह से टाइटल लगा के इस खबर को चलाया जा रहा है और ये खबर अपने आप में इतना मारक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहीं ये तस्वीर दूसरी देखिए, ये बोलता हिंदुस्तान ने इसको शॉर्ट्स के साथ इस्तेमाल किया है। उसके बाद कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया जा रहा है। जुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ है, फैक्ट फाइंडिंग का काम करते हैं, उन्होंने कहा है, ये अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत, वंदे भारत ट्रेन शेयर किया। और जो ट्रेन की एक तस्वीर लगा दी गई है वो पेरू की ट्रेन है। पेरू एक देश है लैटिन अमेरिका का, उसके ट्रेन की फोटो लगा दी गई है। इसके बाद सोचिए, ओल्ड वीडियो है पेरू रेल ट्रेन का और इसको शेयर कर दिया गया है। और आप सोचिए कि इस देश के रेल मंत्री के द्वारा उन्होंने लिखा था, ये ट्वीट है अश्विनी वैष्णव का, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन की तिरवनी। इसमें सोचिए कि उन्होंने पेरू के ट्रेन को दिखा दिया है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये सारी खबरें आपके पास नहीं आती। और बोलता हिंदुस्तान ने तमाम जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं वो सरकार पर बारीक नज़र रखते हैं, खासकर बोलता हिंदुस्तान, ऑल्ट न्यूज़। और जितना टीवी अखबार सरकार के पक्ष में है
उससे ज़्यादा अब सोशल मीडिया पर उनको घेरने में लगा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। खबर ये है जो केपी मलिक साहब ने ट्वीट किया है, सीनियर पत्रकार है, कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच खाई बढ़ती जा रही है। 36 का आंकड़ा हो गया। आरएसएस ने साफ साफ कहा है कि आप अध्यक्ष पद रख लीजिए और आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए, या फिर आप प्रधानमंत्री बने रहिए, अध्यक्ष पद आपका आदमी नहीं होगा, अध्यक्ष हमारा आदमी होगा। कि ये दुविधा है। अब तक पार्टी को नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दो लोगों की चल रही थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी के दो नेताओं को जेल भेज दिया जाए तो बीजेपी टूट जाएगी। ये बात उन्होंने विधानसभा में कहा था। तो सोचिए किस तरह से ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये संजय जोशी हैं जो नरेंद्र मोदी के कट्टर लोगों में से विरोधी रहे हैं हमेशा से, और इस वजह से ये खबर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। संजय जोशी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कभी उनका रुतबा होता था, गुजरात में रुतबा होता था, लेकिन बाद में जब मोदी ने गुजरात को टेक ओवर किया, जब वो प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री थे, उसी के बाद संजय जोशी के साथ उनके रिश्ते 36 के हो गए और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। हाल के दिनों में जिस तरह से मोहन भागवत ने कई जगह घेरने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसका मतलब है कि संजय जोशी के मुद्दे को अब तुल दिया जा रहा है। और इसीलिए कहा गया है कि या तो आप प्रधानमंत्री रहिए, अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए, दोनों कंट्रोल में आप नहीं रख सकते। कहा जाता है कि जेपी नड्डा जो हैं वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गुट के हैं। कुछ बड़े नेताओं को, जिस तरह से प्रकाश जावड़ेकर संघ के करीबी नेता थे, वो वापसी नहीं कर पाए, रविशंकर प्रसाद की वापसी नहीं हुई, आप सब जानते हैं, कई सारे लोग जो हैं वो हटाए गए। लेकिन सवाल है कि संघ की पहली पसंद प्रधानमंत्री के रूप में कौन है? योगी आदित्यनाथ। सोचिए, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दिलीप मंडल जब से आरएसएस खेमे में गए हैं, बीजेपी के खेमे में गए हैं, जब से उन्होंने बीजेपी का बहुजनकरण किया है, क्या बीजेपी का जिस तरह से ओबीसीकरण हो रहा है, बहुजनकरण हो रहा है, आदिवासीकरण हो रहा है, दो आदिवासी सीएम, उसके बाद पिछड़ा सीएम, दिलीप मंडल लगातार कांग्रेस को एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर घेर रहे हैं। ये जनरल जो आरएसएस के समर्थक है, सवर्ण पत्रकार, उनको पसंद नहीं है दिलीप मंडल। तो सोचिए, आप बीजेपी के पक्ष में भी काम करेंगे, लेकिन अगर आप सोशल जस्टिस की बात करेंगे, आप कांग्रेस की भी लबोलुआ यही स्थिति है, तो दलित पिछड़ों के लिए कितना मुश्किल है। राजस्थान में सोचिए, एक उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं बैरवा साहब, उनका बेटा का एक रील वायरल हो रहा है। सोचिए, इस देश में प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री के परिवार को भी सुरक्षा मिलती है, केंद्रीय मंत्री के बच्चा, पत्नी, बच्चे, परिवार को भी पूरी सुरक्षा मिलती है, एस्कॉर्ट मिलता है, डिप्टी सीएम के बच्चे को भी मिलता है, उनका बच्चा गाड़ी भी नहीं चला रहा है, रील्स बना रहा है, उसको लेकर मीडिया कह रहा है कि अमीर है गाड़ी। तो मतलब सोचिए आप, मतलब इस देश में आप इसलिए मैं कह रहा हूँ, यही जाति व्यवस्था है। जातिवाद अब उसका पीछा करेगा जो सिस्टम में आया। सोचिए, अब उप मुख्यमंत्री के साथ जातिवाद हो रहा है और मीडिया मुंह में माइक लगा के पूछ रहा है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ये है जातिवाद, और यही सब जो लगातार एससी एसटी ओबीसी को नरेंद्र मोदी को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ रहा है, भागीदारी देनी पड़ रही है। क्या आरएसएस इससे खफा है? आरएसएस के बारे में आपको बता दूं कि आरएसएस पूर्ण रूपेण चित्पावन ब्राह्मण समाज का संगठन है। उसमें रज्जू भैया एक राजपूत समाज से थे, उसके अलावा कोई सरसंघ चालक जिसको बोलते हैं, मतलब प्रमुख नहीं हुआ। ब्राह्मण समाज का कंट्रोल वाली वो संस्था है, और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो टीम है, जोड़ी है, वो इसका ज़्यादा इसमें एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी दे रही है। इस वजह से भी हो सकता है कि नाराज़गी हो। आप लोग बताइए, नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर बीजेपी किसे? आरएसएस के नितिन गडकरी, वो कई बार इच्छा जता चुके हैं। योगी आदित्यनाथ। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच एक कागजी ओबीसी भी बीजेपी आरएसएस को नहीं पच रहा है, बीजेपी को? मैं फिर कह रहा हूँ, सवर्ण लीडरशिप वाले दलों में
अम्बेडकरवादी बहुजन तो बिल्कुल नहीं चल पाता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।